वो टॉपिक है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस से पहले जानकारी अपन लेते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर कौन होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इजीली करंट फ्लो करता है ना। ये वो सब्सटेंस है जो क्या अलाउ करते हैं, अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर जाए वो हम क्या बोलते हैं, उनको कंडक्टर। अब कंडक्टर्स आर टू टाइप्स, मेनली दे आर सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड से मेरा मतलब है मेटल से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है ना आपको, मेटल्स जो होते हैं वो सारे ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक तो सॉलिड फॉर्म में यानी कि मेटल्स। अब मेटल्स में कंडक्शन किसकी वजह से है? कंडक्शन समझते हो क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसकी वजह से? तो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझिए, वायर देखा है, इलेक्ट्रिसिटी से अपने आसपास अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू आ रही है, वायर के थ्रू। तो वायर में कौन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? इलेक्ट्रॉन्स। वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और उसके ऑपोजिट करंट फ्लो होता है, कंडक्शन होती है। तो सॉलिड मेटल्स जो होते हैं उनमें कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पर एक होते हैं वो होते हैं लिक्विड। लिक्विड से मेरा मतलब है मोल्टन स्टेट में, है ना, या तो मोल्टन हो या फिर एक्वस कंडीशंस हो। और ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स से मेरा मतलब है आयोनिक कंपाउंड से। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड से मेरा मतलब है लाइक NaCl। NaCl एक सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टन स्टेट में या एक्वस कंडीशंस में आयंस में डिसोशिएट होता है Na+Cl- यानी कि कैटायन एंड एनायन। और यहाँ कंडक्शन किसकी वजह से है? तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ आयंस या प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस समझते हो ना, कैटायन एंड एनायंस। ये एक मैंने जनरल जानकारी आपको दी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, दे आर कंडक्टर। वो सॉलिड कंडक्टर हो सकते हैं, वो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स मोस्टली मेटल्स होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और जो लिक्विड, मोल्टन या एक्वस कंडीशंस वाले होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्टली क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। और आयोनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो क्या देता है? कैटायन एंड एनाइंस। और यहाँ कंडक्शन किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ दीज आयंस। ये आयन मूव करते हैं इन ऑपोजिट प्लेट। पता है ना, एनाइन गोज टू एनोड एंड कैटायन गोज टू, और वहाँ वो मोशन करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये दो बातें आप समझ गई। ये मेन बात थी कि मेटल्स में कंडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन बिकॉज ऑफ आयंस। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल में मेटल वायर तो है नहीं, सेल में तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या है? तो हम लोग यहाँ आज किसकी स्टडी करना चाह रहे हैं? विच टाइप ऑफ कंडक्टर वी आर स्टडी? विच टाइप? सॉलिड? नो, विच टाइप? तो हम लोग कौन से कंडक्टर की स्टडी करना चाहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो हम लोग जो कंडक्टेंस पढ़ेंगे आज वो किस कंडीशंस में पढ़ना चाहते हैं? इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे बात समझ में। और वहाँ कंडक्शन बिकॉज ऑफ आयंस होगा। क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है? टॉपिक पे चले तो हाँ, कंडक्टेंस पे देखिए। देखो, कंडक्टेंस को समझना तो एक बात समझिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। करेक्ट है? अभी हाल ही में यही पढ़ा ना, इसी में अपन पढ़ना चाहते हैं। कैसे था? एक कंटेनर था जिसमें दो मेटल की ऐसे रोड लगी थी। मैंने ऐसे ही बना रहा हूँ, समझ गई बात को, जिनको आपस में आपने बैटरी से कनेक्ट किया था। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल तो ये एनोड हो गया ऑटोमेटिक। और ये पता है ना आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड कैथोड होता है वो दे आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी पोल। अब इसमें एक भर दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक है, C+A-, कैटाइन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव। Ca लिया मान लो इसमें,
तो क्या होता है, केटायन पॉजिटिव कैथोड की ओर मूव करते हैं, एनायन नेगेटिव एनोड की ओर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है इसमें। कैसे, एनायन जब इस पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे और बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया, पास होगी। पर एक बड़ी बात क्या है, ये केटायन एनायन है तभी तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। दिस प्रोसेस विल बी स्टार्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ केटायन एंड एनायन। ये सॉल्यूशन नहीं लेते तो यहाँ कंडक्टेंस कैसे होगा। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो डिपेंड किस पे कर रही है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे, कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितनी परमिशन ग्रांट करता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यही तो पढ़ना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इसमें भरा हुआ है उसमें कंडक्शन कितना होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी, ईज के साथ होगी या डिफिकल्टी के साथ होगी, कितनी ईज के साथ पास होती है, उसी को अपन नाम देते हैं कंडक्टेंस। तो एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कितनी इजीली पास हुई है, वो उसका कंडक्टेंस है। अगर कंडक्टेंस किसी का हाई है इसका मतलब उसमें करंट बहुत ही ईजीली फ्लो हुआ है, और किसी का कंडक्टेंस अगर लो है इसका मतलब उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो इजीली नहीं हो रहा। अगर मान लें ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये बड़ा इजीली करंट को फ्लो होने देता है, तो मतलब इसका कंडक्टेंस हाई है। और अगर ये फ्लो नहीं होने दे या कम होने दे तो इसका कंडक्टेंस कम है। जैसे मेटल कंडक्टर जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसका कंडक्टेंस बहुत हाई होता है। इनका कंडक्टेंस एज कंपेयर टू मेटल बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो आपके मन में एक बात आ रही है कि वो ये आ रही है कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे हैं। अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस हाई है तो उसका कंडक्टेंस लो हो जाता है, तो एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल हो गए ना। तभी हमने कहा कि कंडक्टेंस जो इसका होगा, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं, वो इसका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। यानी कि अगर ये मान लें कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस R है तो कंडक्टेंस उसका 1/R होगा। अब ये R अगर हाई है तो कंडक्टेंस G की वैल्यू लो हो जाएगी। तो आप यूँ समझ लो, सीधी सी बात है। देखो कहना बड़ा आसान है, कहने को किताबें बड़ी आराम से कहती है कि कंडक्टेंस मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। पर इससे क्या सीखा, इससे तो एक मैथमेटिक बात सीखी हमने कि कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कर लो कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। पर एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या है, डिफाइन कैसे करें, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अलाउड टू फ्लो द करंट। किसी का कंडक्टेंस उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने का क्या है, परमिशन। एक तरीके से किसी का कंडक्टेंस अगर हाई है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होगी, कंडक्टेंस अगर लो है तो इजीली पास नहीं हो रही। तो हमने कहा कि इस सॉल्यूशन में ये जो फिलअप कर रखा है इसके अंदर, इसका कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, तो G इक्वल टू 1/R। R जो है वो रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम होती है, तो G की यूनिट क्या आएगी, फिर ओम इनवर्स आएगी। ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं, और ओम इनवर्स को एक और यूनिट सीमेन से लिखते हैं, साइमन का सीमेन, सीमेन को एस से डिनोट करते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, पता है ना आपको। तो ओम इनवर्स भी ठीक है, महो भी ठीक है, पर जब ऐसा ही पूछा जाए तो सीमेन। तो ये बातें यहाँ देखते हैं अपन। तो यही मैंने यहाँ कहा, देखो फटाफट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इन इट या ए कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर में कितना इजीली करंट फ्लो, वही उसका कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय G। पर कुछ किताबों में आपको C भी मिल जाएगा, C फॉर कंडक्टेंस, कोई इशू नहीं है। मैथमेटिकली हमने क्या कहा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, तो G इक्वल टू 1/R यही आएगा। और अगर इसकी यूनिट निकाले तो R की यूनिट नीचे रख दो, ओम ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स। गलत तो नहीं कह रहा, ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, महो भी कह सकते हैं। कहने को तो मैंने महो लिखा नहीं यहाँ, पर मैंने ऐसा ही लिख दी इसकी सी में। तो मुझे बताओ कंडक्टेंस को लेके कोई दिक्कत, तो कंडक्टेंस के बारे में कोई आपसे कहेगा 3 बातें बताओ, तो पहली फटाफट बताएंगे अपन, देखो कि 3 बातें। एक कि ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की या कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की कैपेसिटी को बताती है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। हाई कंडक्टेंस हाई फ्लो ऑफ करंट, लो कंडक्टेंस लो फ्लो ऑफ द करंट, डिनोटेड बाय G रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस यूनिट ओम इनवर्स महो या सीमेन, सीमेन इज SI यूनिट, दैट्स ऑल, यही कंडक्टेंस है। चलें आगे, चलिए देखो कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस अभी आपने क्या कहा, कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो क्या अलाउ करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से जाने देती है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करती है। कौन? कंडक्टेंस। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड अबाउट बाई नंबर ऑफ आयंस। देखिए एक बात तो आप मानते हो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं, और इन्हीं कैटायन एनायंस की वजह से कंडक्शंस होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कैरी हो रही है वो बिकॉज ऑफ आयंस हो रही है। ये आयंस जो है यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आयन ज़्यादा होंगे तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, या आयन कम होंगे तो कंडक्शन कम होगा। अपन इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए लेबर चाहिए लेबर चाहिए भाई। एक कुछ हमारे पास स्टूल पड़ी बहुत सारी, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो ये जो स्टूल्स यहाँ से वहाँ तक गई है बिकॉज ऑफ लेबर। अब ये लेबर्स का नंबर अगर कम होगा तो ये जाने की जो एक्सचेंज होने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, यहाँ से स्टूल कम जाएगी। और अगर लेबर्स का नंबर ज़्यादा होगा तो एक साथ बहुत सारी स्टूल जाएगी। वही बात यहाँ है कि यहाँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस, तो आयंस आर रेस्पॉन्सिबल। अब ये आयंस कम है तो कंडक्शन धीरे धीरे होगा, ये आयंस बहुत बड़ी संख्या में है तो कंडक्शन बड़ा फास्ट होगा। तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस बट प्रेजेंट इन इंटायर वॉल्यूम। इसका मतलब सेल में, जो सेल आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस सेल में जितना भी वॉल्यूम आपने फिल कर रखा है उस पूरे वॉल्यूम में कितने आयंस है उस पर डिपेंड करता है कौन, कंडक्टेंस। मैं फिर थोड़ा क्लियर कर दूं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंप्लीट कितना वॉल्यूम हमने यूज किया है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम हमने यूज किया उस टोटल वॉल्यूम में कितने आयंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। हमने कहा क्या होगा यदि उसको डाइल्यूट किया जाए, सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया जाए। तो देखिए एक बात मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, और जब आप किसी सॉल्यूशन में और वाटर ऐड कर देंगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। डाइल्यूट का मतलब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम होती जाएगी। तो आप सोचिए इस बात को कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, वो मोल पर लीटर था, 1 मोल पर लीटर, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल, और वॉल्यूम 1 लीटर। अब आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो डाला नहीं, 1 लीटर पानी और डाल दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम 2 लीटर, पर इलेक्ट्रोलाइट अभी भी 1 मोल। तो अगर उसको पर मोल पर लीटर में निकाले तो वो हो गया ½ मोल पर लीटर, 1 से ½। तो डाइल्यूशन से क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो याद रखना एक बात हमेशा कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का रिलेशन ये हो गया। ठीक है, ये तो अपन बेसिक पे आ गए कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रिवर्स चलती है, इनवर्स चलती है, ऑपोजिट चलती है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बिकम्स डाइल्यूट मीन्स लेस कंसंट्रेट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो सॉल्यूशन बिकम्स मोर कंसंट्रेट मीन्स लेस डाइल्यूट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आते इस पर देखो क्या होगा। एक सब्सटेंस हमने लिया NaCl, सपोज दैट ये है, और ये टूटता है किसमें, ठीक है, एक्वस कंडीशंस में था ये। अब हमने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। मान लीजिए कि शुरू में इसका आयोनाइजेशन 40% है, कितना है, हमें मान लें कि 40 आयन्स हमारे पास, ऐसा मान रहे हैं हम लोग कि 40% डिसोसिएशन हुआ इसका, तो हमें 40 आयन ये मिले, 40 आयन ये मिले, सपोज कर लेते हैं सब। वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर ऐड करने पर इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसके टूटने की, ब्रोकन होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें वाटर ऐड किया, x लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, और ऐड करते ही इसका आयोनाइजेशन ग्रोथ बढ़ा और बढ़ के हो गया 50%। तो अब मुझे कितने आयन मिलेंगे, तो इस केस में देखो जो कंडक्टेंस था बिकॉज ऑफ 80 आयंस, और इस केस में कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 100 आयंस। अगर अपन इसको माने सब सही बात है, मैं रफ वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं कोई टिपिकल बात नहीं कर रहा, मैं तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऐसी कि अगर ये मान ले ऐसा है कि पहले इन इनिशियल कंडीशंस में ये आयोनाइजेशन ग्रोथ थी, बाद में ये बढ़कर इतना हो गया रेट, तो पहले 80 आयंस पे डिपेंडेबल था, अब
100 पे हमने तो पहले ही कह रखा है कि कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम। पहले वो 80 से था, अब ये 100 से था, मतलब पहले 80 लेबर्स से जो स्टूल को ले जा रहे थे, अब 100 से। तो कहाँ कंडक्टेंस ग्रेटर होगा? 100 में। तो यहाँ कंडक्टेंस हाई हो गया। इसका सीधा मतलब है कि आप और वाटर ऐड करेंगे, शायद ये 55 हो जाए तो और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, कंडक्टेंस और बढ़ जाएगा। फिर आप और वाटर डालेंगे, 60% हो जाएगा, तो यहाँ आयंस नंबर और बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं जैसे जैसे वाटर ऐड करता जाऊँगा, पदार्थ की, सब्सटेंस की, इलेक्ट्रोलाइट्स की टूटने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब वो टूटता जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस डेवलप होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्शंस भी इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हमने ये सही लिखा फिर तो कि मैं जैसे जैसे वाटर ऐड करता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाती है, तो पदार्थ ज़्यादा टूटना शुरू होता है। एंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर आयोनाइजेशन नंबर ऑफ आयंस इन इंटायर वॉल्यूम बढ़ गए, और देन ये जो नंबर ऑफ आयंस है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस, और ये ग्रेटर है तो कंडक्टेंस इज ऑल्सो ग्रेटर। तो कंडक्टेंस और डाइल्यूशन एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? प्रोपोर्शनल। तो इसको भी अपन 3 पॉइंट्स में ले आते हैं फटाफट बातों को, है ना। 3 पॉइंट क्या? नंबर 1 ध्यान देना, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, थोड़ा ध्यान देना कि क्या है। पहली बात, कंडक्टेंस टोटल वॉल्यूम का होता है जो सेल में यूज किया गया है। पहली बात, कंडक्टेंस पूरे टोटल वॉल्यूम का होता है जो सेल में यूज किया गया, वो x लीटर हो, वो 2x लीटर हो, वो 5x लीटर हो, वो v लीटर हो, कितना भी हो, वो टोटल वॉल्यूम का होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, टोटल वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस हैं वही कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात कि वाटर एडिशन की जो प्रोसेस है जिसको डाइल्यूशन बोलते हो, मैं जब वाटर ऐड करूंगा तो जो सब्सटेंस हमने उसमें डाल रखा है वो और ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा, डिसोशिएट होगा, और जब वो टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाएगा, और नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाएगा तो कंडक्टेंस को भी बढ़ाएगा। इसका मतलब डाइल्यूशन प्रोसेस और कंडक्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलती है। पानी मिलाते जाइए तो धीरे धीरे कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। चलिए देखो हमें क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये अपना नया टॉपिक है। देखो रेजिस्टेंस हम जानते हैं, तो ये स्पेसिफिक क्या है फिर? तो देखिए हम लोग एक बात तो समझदार अपन जानते हैं कि हम लोग एक बात प्रोग्राम्स में देखते हैं, अतिथि और विशिष्ट अतिथि है तो आदमी दोनों, मानते हो ना? अतिथि विशिष्ट अतिथि अपने घरों में भी होते हैं कुछ, कई बार ऐसा। क्या फ़र्क है? विशिष्ट में कुछ विशेष बात होगी, बाकी है तो दोनों ही ह्यूमन पर्सन, पर कुछ ना कुछ तो स्पेलाइज, इसको आप क्या कह सकते हो, स्पेशलाइज हो सकता है कुछ उसमें, इसके लिए हमने इसको क्या कहा? विशिष्ट अतिथि का। तो यही बात यहाँ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो नॉर्मल वे में जो होता है वही होता है, तो ये स्पेसिफिक वर्ड लगाने का मतलब कुछ स्पेशल बात है। तो वो स्पेशल बात क्या, वो देखिए। तो देखिए हम लोग अगर फिजिक्स में होते तो बड़ा आराम से अपन कंडक्टर की बात करते तो वायर की बात करते। फिजिक्स में हमेशा कंडक्टर हम क्या लेते हैं? वायर। और वायर में कोई समस्या नहीं। मान लो ये वायर है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो 1 मीटर है मान लो। तो हमने एक वायर यूज किया, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है उसका? क्रॉस सेक्शन मोटाई है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है? हम मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर में। समझ में आ रही है क्या बात? तो हमने मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, हमने एक मेटल वायर लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो हम लोगों ने फिजिक्स में एक बात पढ़ी थी, मैं वो यहाँ अप्लाई करता हूँ एक बार, फिर समझेंगे इस टॉपिक को। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर वो प्रोपोर्शनल होता है एल के। जितना लंबा वायर उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, क्रॉस सेक्शन एरिया के वो इन्वर्स होता है। ये 2 इक्वेशन आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है। अगर मैं फिजिक्स को आगे बढ़ाऊं तो R प्रोपोर्शनल L/A, और इक्विलिटी के लिए मैंने लिख दिया R = ρ × L/A, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ρ =
R इंटू ए अपॉन एल। ये नॉर्मल बात मैंने आपसे की है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि रो क्या, तो आप कहेंगे कि रो जो है यहाँ पे वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने कांस्टेंट यूज़ किया ना, ये तो ये कांस्टेंट क्या कहलाया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, इसको डिफाइन कैसे करें। हमने मान तो लिया, तो हमने कहा कि मान लो कि एरिया जो था वो कितना माना था हमने, बिल्कुल सही बात है, और लेंथ हमने कितनी मानी 1 मीटर, तो ऊपर लिख रखी है। तो फिर समीकरण क्या बचती है, इक्वेशन क्या बचती है, यस और नो बचती है क्या। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे कब, जब कंडक्टर्स का लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर छोटी यूनिट बोले तो लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो बात कह रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये एक जनरल बात है, कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई टिपिकलिटी है। पर बात तो घूम के ये आती है कि सर हम तो मेटल पढ़ ही नहीं रहे, हम तो जो कंडक्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, लिक्विडिटी में है वो, तो उसका कोई लेंथ नहीं होने वाला, तो उसको कैसे कहेंगे सर, कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बना रखा है पहले से। ये डायग्राम क्या बता रहा है कि ये 2 मेटल की प्लेट है जो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। 2 मेटल की जो प्लेट लगी वो किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोड का। और ये जो 2 मेटल की प्लेट आपने यूज की है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि एक मेटल प्लेट और दूसरे मेटल प्लेट के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर। और ये मेटल का जो एरिया है ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बीच में हमने एक भर दिया सॉल्यूशन, दोनों प्लेट के बीच क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। सही बात है, मानते हो। इस दोनों प्लेट के बीच जो सॉल्यूशन फिल किया है, इन दोनों प्लेट के बीच भरे हुए सॉल्यूशन का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। आप लोग सर कैसे, तो देखिए एल जो क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर था, अब वो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। पर ये तो रहेगा संबंध, यानी कि सॉलिड कंडक्टर में जो लेंथ थी वो अब क्या हो गई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। एरिया क्या था आपका, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया था वायर का, अब क्या हो गया, वो एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये संबंध आ गया फिर पूरा। तो फिर आर और रो इक्वल कब होंगे, जब 2 प्लेट कितनी लेंथ पर एडजस्ट हो। अब मीटर नहीं लिखते अपन लोग, सेंटीमीटर लिखते हैं। आपको से क्यों, मीटर का गैप होने का मतलब सेल कितना बड़ा हो गया, समझते हो ना। 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर 2 इलेक्ट्रोड आप लगाएंगे तो सेल कितना बड़ा होगा, उसको कैसे यूज करेंगे फिर। तो हम लोग कितने कर लेते हैं उसको, मीटर की जगह पे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, पर है तो 1 ही ना। तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रो इक्वल टू आर। तो सीधी बात अगर मैं करूँ, बहुत जनरल बात अगर मैं करूँ, तो 2 इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगे हुए हैं और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो सॉल्यूशन भरा जाएगा, उस पूरे सॉल्यूशन का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आप कहते सर लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं हो, चलो नहीं हो सकती, क्या बड़ी बात है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो तो ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर ये 1 नहीं है तो उस कंडीशंस में इसमें कितना सॉल्यूशन फिल होगा मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ उसको सॉल्यूशन कितना, मैं कहूँगा V वॉल्यूम। मुझे नहीं पता, क्योंकि जब लेंथ पता नहीं है मुझे कि कितनी है बीच की, मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो भाई सेल अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है उसमें सॉल्यूशन भी ज़्यादा फिल होगा, मानते हो ना। तो V वॉल्यूम मान लिया मैंने। तो उस पूरे वॉल्यूम के लिए रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है,
पर अगर मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे उन दोनों इलेक्ट्रोड को कहाँ लाना होगा, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाना होगा, और दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही करना होगा। और उस समय मुझे पता होता है कि वॉल्यूम कितना है, तो आपको सर बताओ कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू ए, पता है ना। अरे वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, तो लेंथ इंटू एरिया, तो क्या हुआ 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हुआ ये, यूनिट वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूरे वॉल्यूम का नहीं होता है, ये किसका होता है, यूनिट का होता है, पूरे वॉल्यूम का नहीं होता, ये यूनिट वॉल्यूम का होता है। इस सेल में मान लो, सपोज कर लेते अपनी लेंथ कम ज़्यादा कर दी मैंने, और मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ सब 5 ml सॉल्यूशन फिल है, 5 यूनिट 5 ml, और 5 ml का रेजिस्टेंस जो भी है, क्या ये उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि 5 ml का रेजिस्टेंस उस पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हुआ, वो तो रेजिस्टेंस हुआ। पर अगर मैं उस 5 ml के बिहाफ पर 1 ml का कैलकुलेट कर लूँ, तो 1 ml का जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा। और बार बार मैं यही तो कह रहा हूँ कि 5 ml के लिए मान लो अमाउंट 10 थी, सपोज कर लो रेजिस्टेंस की, तो 1 ml के लिए 2 हुई, है ना, यही होगा ना। तो ये उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो तो यूनिट पे कैलकुलेट करना है, उसका टोटल वॉल्यूम से कोई लेना देना है ही नहीं कि टोटल वॉल्यूम का कितना, टोटल का चाहे जो हो उसको तो हर बार कितने पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिट पर। तो आई थिंक मैं समझाने में अपने आप को ठीक पा रहा हूँ ना। तो बात क्या थी, बात ये थी कि कंडक्टर अगर मेटल है तो 1 मीटर का वायर ले लो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, और उस कंडीशन में जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। पर हम लोग मेटल नहीं पढ़ रहे, तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रोड या 2 मेटल प्लेट जो भी आप यूज़ करते हो वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाओ, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ, और उसके बीच में सॉल्यूशन भर दो। उस सॉल्यूशन का जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये बात होगी सीखने की। अब अगर अपन उस वहाँ लिखना शुरू करें, इसको डिफाइन करें, तो कैसे करेंगे, तो कर ले वहाँ, चलिए। हाँ चलिए, देखो हमने कहा कि अगर मान लें कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, हमने सपोज कर लिया ये कोई कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस कितना है R, उसकी लेंथ कितनी है L, और उसका एरिया A। तो एक रिलेशन हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्स ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर। अब ये L क्या है, ये लेंथ ऑफ वायर है। अगर हम यूज करते हैं मेटेलिक कंडक्टर, पर हम ये इसको डिस्कस ही नहीं करें, तो मैंने लिख दिया ऐसे, हम किसको डिस्कस करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो L क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर एडजस्ट है, दिस इज L, ठीक है। A मैंने लिखा नहीं यहाँ गलती से, A क्या है लिख देता हूँ मैं यहाँ, A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर लेता हूँ मैं, या एरिया ऑफ वायर। तो अब हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हुआ, R प्रोपोर्शनल टू L इनवर्स ऑफ A, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इक्वलिटी के लिए एक कांस्टेंट यूज किया, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब ये रो को डिफाइन करना था, तो मैंने क्या कहा कि सपोज करिए L जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड कितनी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर पे, और उन दोनों इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, करेक्ट है। तो R और रो में क्या रिलेशन आएगा, ये वन, तो R इक्वल टू रो। तो R और रो यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट then length of conductor is 1 centimeter and area is also 1 centimeter square। तो यही पहली डेफिनेशन बनाई मैंने कि the specific resistance is resistance of conductor having length 1 centimeter and area 1 centimeter square। एक यूनिट लेंथ का, मीटर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट तो यूनिट ही होती है। एक यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, यही तो मतलब हुआ इसका, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया।
तो उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। फिर हमने कहा सर ये तो मेटेलिक फॉर्म में ठीक बात है, पर यहाँ तो बात इलेक्ट्रोलाइटिक की हो रही है, तो हमने कहा इसको चेंज करते हैं। तो एल को हम फिर से क्या मानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और एरिया को क्या मानते हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन कहाँ एडजस्ट हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच में। सॉल्यूशन हमेशा कहाँ भरते हैं, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, पर वो दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस सॉल्यूशन का जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो हमने यही कहा कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एडजस्ट एट 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपने कहा ना, एल 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर और रो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तीसरा डेफिनेशन मैंने क्या बनाया, वो मैंने ये बनाया कि आप सब जानते हो कि वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है एल इंटू ए। इसका मतलब आपने दो इलेक्ट्रोड पहले से ही एडजस्ट कर रखे हैं, वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। आपने दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया पहले से एडजस्ट कर रखा है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके बीच रखा गया कोई भी सॉल्यूशन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मानते हो, उसका वॉल्यूम कितना होगा, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी रेजिस्टेंस है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो मैंने यही तो कहा फिर कि द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम का जो भी रेजिस्टेंस होता है वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, इसलिए एक कांस्टेंट आता है। और यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 ml हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, एक होगा पर। तो सीधे शब्दों में ये कह सकता हूँ मैं कि टोटल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और कोइंसिडेंस अगर ये मान ले कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1, तो फिर रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इक्वल। अगर किसी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ही 1 है तो उसका रेजिस्टेंस और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल होगा। पर याद रखना, किसी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 2 है तो उसका रेजिस्टेंस उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा 2 वॉल्यूम की वजह से, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा यूनिट वॉल्यूम की वजह से। और यूनिट निकालते हैं तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, और इस फॉर्मूले से क्या आया, रो का यूनिट ओम, एरिया सेमी स्क्वायर, अपॉन में सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, काट के लिख दो क्या बचता है, इधर लिख देते हैं अपन। क्या बचा भाई, क्या बचा, देखो मेरे हिसाब से तो ये बचता है कि रो इक्वल टू ओम सेमी, बोलो भाई यही बचता है क्या, पर सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, आप जानते हो ना। तो इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख देता हूँ, ओम मीटर, और ओम मीटर इसकी कौन सी यूनिट, एसआई। पर नॉर्मल वे में सेल सेंटीमीटर में ही दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि सेल इतना बड़ा नहीं होता है। पर अगर आपको ये पर्टिकुलर जोर दे के पूछे राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई, तो फिर ओम सेंटीमीटर नहीं, ओम मीटर। क्लियर, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिट पूछी गई है इसकी, लिख लो।